सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हम बात करेंगे। एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के बारे में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर घमासान जारी है। इस बीच कंगना दिल्ली पहुंची है, जहां वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगी। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में विवादित बयान दिया है, जिस पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और दिलीप घोष पर कार्रवाई की मांग की है। तीसरी खबर, होली के दिन नोएडा में स्कूटी पर स्टंट कर रही 3 लड़कियों का वीडियो देखने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 33,000 रुपए का चालान काटा है। अभिनेत्री कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी पर घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। उन्हें मंडी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रविवार को सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना पर अभद्र टिप्पणी की गई और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। कंगना तो कल सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही कांग्रेस पर हमले कर रही थी, लेकिन आज वो खुद मीडिया के सामने आई और जवाब दिया। कंगना ने इसे महिलाओं के साथ साथ मंडी के लिए भी अपमान बताया। तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूं और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं और किसी भी महिला को अपमानित करना उसके सेक्सुअलाइज करना और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से काफी भद्दा पोस्ट किया गया था। कंगना को मंडी सीट से टिकट मिला है और इसी मंडी शब्द को उठाकर ऐसी बात लिखी गई जो बेहद नागवार और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा गया, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी कि ये कमेंट उन्होंने नहीं बल्कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने किया है। श्रीनेत ने यह भी कहा कि मेरा मेटा अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया जिसे हटा लिया गया है। जो कोई भी मुझे जानता है उसे पता होगा कि मैं किसी महिला के लिए ऐसा कभी नहीं कहूंगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। लेकिन बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत की सफाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बीजेपी सुप्रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का मन बना रही है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया श्रीनेत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हर महिला को की इज्जत है, हर महिला डिजर्व करती है कि कम से कम एक दूसरे को तो महिलाएं इज्जत दें। अगर मैं तो कहती हूँ पुरुषों को भी, हम आपस में जेंडर वो नहीं होना चाहिए, हम पुरुषों को दें और पुरुष हमें दें। ये एक स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के नेता से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर होते हैं और फॉलोअर ऐसे ही करते हैं जैसा कि नेता करे। तो ये उनको आई थिंक लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक महिला के खिलाफ ऐसी विवादित टिप्पणी, वो भी मौजूदा लोकसभा उम्मीदवार के खिलाफ। सियासत तो होनी ही थी। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर वार पलटवार चल रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर के हम लीगली भी एग्जामिन कर रहे हैं, इसमें मामला दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ में दूसरा विषय हम इस बात को लेकर के कि जो भद्दी टिप्पणी की है, सार्वजनिक रूप से तो उनने माफी मांगी है, बोला है उनने, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। सम्मान नहीं करते ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की। 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। सुप्रिया श्रीनेत भी मान रही हैं कि उनके इंस्टाग्राम हैंडल से ये पोस्ट किया गया, भले ही वो कह रही हैं कि कंगना पर की गई टिप्पणी किसी और ने उनके अकाउंट से की है। सुप्रिया श्रीनेत सच कह रही हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी तरह उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट भी अब वायरल हो चुका है और चुनाव के मैदान में एक बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। चुनावी मौसम में कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सुप्रिया श्रीनेत के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को देश की महिलाओं के सम्मान और मर्यादा से जोड़ दिया कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। बहुत ही अफसोस होता है। सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। ये स्टीरियोटाइप्स फाइट करना बहुत जरूरी है। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जैसे ही लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, कोई बताएगा, इसके बाद तो कंगना रनौत भड़क गई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्हें करारा जवाब दिया। कंगना ने लिखा, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए जोरदार पलटवार किया। कंगना ने लिखा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है। अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसके सेक्सुअलिटी पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस भी अब बैकफुट पर आ गई। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने सुप्रिया का बचाव किया। सॉफ्टवेयर दुनिया में कुछ भी संभव है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी संभव है। तो जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं वो बस को मानना चाहिए। जब उनका हैक हुआ है अकाउंट तो कुछ भी ऐसा कईयों के साथ हुआ है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल एतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
भले ही कांग्रेस अपने प्रवक्ता की पोस्ट से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं, क्योंकि ये मामला बीजेपी की महिला नेता और सबसे बढ़कर एक महिला की गरिमा और सम्मान से जुड़ा है। वैसे कंगना रनौत भी कई बार आपत्तिजनक बयान देकर विवादों में रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके पुराने विवादित बयानों को खूब पोस्ट कर रहे हैं। सितंबर 2020 में कंगना रनौत ने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह दिया था। कंगना ने कहा था कि उर्मिला अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती हैं, वो सॉफ्ट पॉर्न के लिए जानी जाती हैं। अगर उन्हें टिकट मिल सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं। दरअसल 2019 में उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस ने मुंबई नॉर्थ से लोकसभा का टिकट दिया था। इसकी शुरुआत जब हुई थी जब 2020 में संसद में जया बच्चन के भाषण पर कंगना के बयान पर उर्मिला ने निशाना साधा था। इसके अलावा कंगना ने अभिनेत्री तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को भी बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा था। कंगना ने ममता बनर्जी को खून की प्यासी ताड़का कहा था। कंगना ने यह भी कहा था कि 1947 में आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी तो साल 2014 में मिली है, और इस बयान की भी काफी आलोचना हुई थी। आगे बढ़ेंगे मैडम सर में और हम आपको बताएंगे कि कंगना रनौत पर भद्दी टिप्पणी को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। तो इन सब से इतर भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर की तुलना पॉर्न स्टार मियां खलीफा से की गई। नेहा सिंह राठौर ने एक शख्स का पोस्ट शेयर किया है जिसमें मियां खलीफा और उनकी तस्वीर को अगल बगल लगाकर लिखा गया है कि क्या ये चेहरा मियां खलीफा से नहीं मिलता है। ये पोस्ट वायरल हो गया है और इसके बाद इस पोस्ट से नेहा काफी नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये काम बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं। नेहा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्या सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी है? भाजपा की मीडिया को सिर्फ उनका ही अपमान दिखता है। आज सुबह से ही पॉर्न स्टार मियां खलीफा के साथ मेरी फोटो लगाकर भाजपा की आईटी सेल और छुटभैये नेता ट्रेंड करवा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वो किसी ज्ञानी को नहीं दिखता। मोदी जी के तथाकथित परिवार से बचने की लड़ाई क्या मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी? ऐसे बचाई जाएगी बेटी? नेहा सिंह राठौर ने एक के बाद एक कई पोस्ट लिखे। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग पर भी निशाना साधा। नेहा ने महिला आयोग से पूछा कि वो उनके लिए कब जागेगा। नेहा ने लिखा कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग सारी लड़ाई भाजपा की महिला प्रत्याशियों के लिए ही लड़ेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग को मेरी पीड़ा कब दिखेगी? क्या मेरा अपमान देश की बेटी का अपमान नहीं है? क्या महिला आयोग के लिए पूर्वांचल की इस बेटी के अपमान का कोई मतलब नहीं है? मेरे नाम पर अपमानजनक ट्विटर ट्रेंड चलाकर मेरी सार्वजनिक बेइज्जती करने वालों को कब सजा मिलेगी? क्या अपने सम्मान की लड़ाई मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी? एक लोकतांत्रिक देश में सरकार से सवाल पूछने की इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? मुझे जवाब चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार हैं। आप जानते ही हैं कंगना रनौत पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। मंडी में चुनाव लड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। मंडी उनके लिए कांटों का ताज साबित हो सकता है और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका सामना हिमाचल प्रदेश के राजघराने की महारानी प्रतिभा सिंह से हो सकता है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। मंडी में मुकाबला क्वीन वर्सेस रानी। कंगना के लिए मंडी कांटों का ताज। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी नेता कंगना रनौत को मंडी से लोकसभा का टिकट मिलते ही ये सीट देश की सबसे हॉट सीट बन गई है। कंगना को भरोसा है कि पीएम मोदी के आशीर्वाद से वो चुनाव जरूर जीतेंगी। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की विजय में हमारी विजय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। लेकिन फिल्म क्वीन में दमदार भूमिका निभाने वाली कंगना रनौत की राह आसान नहीं है, क्योंकि कंगना की जंग किसी और से नहीं, हिमाचल प्रदेश के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रतिभा सिंह से हो सकती है। प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और पार्टी आलाकमान को अपनी इच्छा भी बता दी थी, लेकिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद उनका मन बदला है। अब वो अपनी बात से यू टर्न लेती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए हाईकमान को संदेश भेजा है। जहां तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे।
प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश के दिवंगत राजा और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। प्रतिभा सिंह मंडी सीट से मौजूदा सांसद हैं, साथ ही हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो दूसरी तरफ मंडी कंगना की जन्मस्थली है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद ही बीजेपी ने कंगना को मंडी सीट से उतारा था। अगर प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव लड़ती हैं, तो कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से वीरभद्र सिंह या उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट पर 20 बार चुनाव हुए हैं, इसमें से 14 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 5 बार बीजेपी जीती है और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान बीजेपी ने मंडी में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई और बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने प्रतिभा सिंह को करीब 40,000 वोटों से हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा जीते, लेकिन 2021 में राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया। उसके बाद उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर को हराकर बीजेपी से मंडी सीट छीन ली। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट से टिकट दिया? दरअसल मंडी लोकसभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती हैं। इसके अलावा 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने मंडी की 10 में से 9 सीटों पर कब्जा किया था। हिमाचल की 68 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी की 9 सीटें तो सिर्फ मंडी से ही आई थी। हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है, हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। बीजेपी ने कंगना के लिए सबसे सेफ लोकसभा सीट से टिकट दिया है, लेकिन अगर हिमाचल की पूर्व रानी और राजपूत नेता प्रतिभा सिंह मैदान में उतरती हैं, तो कंगना की डगर मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कंगना रनौत के बारे में सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और इसी बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में बेतुका बयान दे दिया है। दिलीप घोष के बयान को नारी अस्मिता से जोड़ते हुए टीएमसी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला सामने आ गया। इस बार बयान दिया बीजेपी नेता दिलीप घोष ने। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल गए जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इस बार दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पिता पर सवाल उठाया। दीदी की गोवार में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो, जातर में हाँ ठीक करो। दिलीप घोष के बयान पर विवाद तो होना ही था। बयान के बाद दिलीप घोष टीएमसी नेताओं के निशाने पर आ गए। उनके बयान को टीएमसी ने महिला विरोधी बताया। और भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है बंगाल में, वो हार रही है और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने दिलीप घोष की आलोचना करते हुए उनकी मानसिक स्थिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। साथ ही उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत दिलीप घोष को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके दिलीप घोष जैसे लोगों की है, वो शर्मसार करता है नारी शक्ति को। पहले भी इन्होंने मां दुर्गा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने देवी दुर्गा पर टिप्पणी की थी, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। इस बार भी टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। 2 मार्च को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसके बाद हर तरफ हैदराबाद की एक महिला की चर्चा होने लगी। इनका नाम है डॉक्टर माधवी लता। डॉक्टर माधवी हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनके बयान हो या उनके बोलने का तरीका, हर तरफ माधवी की सख्त छवि की चर्चा है। हाल ही में समाचार एजेंसी एएनआई को दिया उनका एक इंटरव्यू खूब सुर्खियों में है। I'm a bloody bulldozer. They can't tell that Asad ji is anymore the B team. हमारा हैदराबाद कौन सा कम है सिद्धि जी कश्मीर से? शायद हम उसके बाप भी निकले। For the last 2-3 days, there are almost 15 to 16 policemen who have started haunting me wherever I go and they take videos.
हमने माधवी लता पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, मगर उससे पहले माधवी लता के बारे में थोड़ा जान लीजिए। माधवी लता का नाम एक्टिव राजनीति में हाल ही में आया, मगर वो लंबे समय से हैदराबाद में सामाजिक कामों से जुड़ी हैं। माधवी की संस्था कई क्षेत्रों में लोगों की मदद करती है। माधवी लता को 3 तलाक के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। विरिंची नाम का हैदराबाद में इनका एक अस्पताल भी है। वो हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में कट्टर हिंदुत्व का चेहरा मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर उनके आए दिन बयान वायरल होते रहते हैं और उनकी इसी छवि की वजह से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। माधवी लता में कुछ तो बात है, तभी तो बीजेपी ने पहली बार हैदराबाद से किसी महिला प्रत्याशी को उतारा है। थैंक यू। एक तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, जिनका परिवार पिछले 40 सालों से हैदराबाद पर राज कर रहा है, तो दूसरी तरफ है डॉक्टर माधवी लता, जिनकी चर्चा बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद ही शुरू हुई। माधवी लता को कमजोर समझने की भूल ओवैसी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही देश के लोगों के सामने माधवी का नाम कुछ दिनों पहले ही आया हो, मगर हैदराबाद और वहाँ की मुस्लिम महिलाओं के लिए माधवी किसी मसीहा से कम नहीं। I am a woman. I am a mother. I worked with 4,000 to 5,000 Muslim Pasmanda women. They are literally into tears of poverty, fear, and a desire to get out of that. माधवी लता उन लोगों में से हैं जिन्होंने 3 तलाक पर सबसे पहले आवाज उठाना शुरू किया था। यही वजह है कि वो अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं। I'm the first person who has donated fund for triple talaq women who have been hit by triple talaq. महिलाओं के साथ माधवी बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं। उन्होंने ओवैसी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र के मासूमों का हाल बयां किया। If you look at those children in that constituency, you would just feel that what all do you require to throw all that coming between a child and their growth. वो एक छोटा सा एक नन्ना कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंसर बढ़ रहा है वहां पर। अपनी सॉफ्ट छवि के साथ माधवी सख्त लहजा भी रखती हैं। इन दिनों हर मंच पर जाकर वो ओवैसी को खुली चुनौती दे रही हैं। They have deployed me. I'm a bloody bulldozer. They can't tell that Asad ji is anymore the B team. फिर भी they want to clinch to that. My thoughts are so strong that I would not compromise. I'm definitely emotional because I'm more emotional like a mother. माधवी की इस साफ गोई ने उन्हें हाई प्रोफाइल हैदराबाद सीट में बीजेपी की पहली पसंद बनाया। बीजेपी के लिए हैदराबाद फतेह हमेशा टेढ़ी खीर साबित हुआ। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 53% वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि 32% वोट शेयर के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। फिर 2019 के चुनाव में ओवैसी का वोट शेयर बढ़कर 59% हो गया, मगर बीजेपी को 27% वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। अपने घटते वोट शेयर को बचाने के लिए बीजेपी ने इस बार कुछ हटके काम किया और किसी राजनेता को नहीं, बल्कि महिला सामाजिक कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा। अब देखना होगा कि इस दांव से बीजेपी हैदराबाद फतेह कर पाती है या नहीं। देश भर में चुनावी हलचल के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। पिनराई विजयन ने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद जैसे नारे की शुरुआत मुस्लिमों ने की थी। उन्होंने पूछा कि ये जानते हुए भी क्या संघ परिवार के लोग इस नारे का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। भारत माता की जय नारे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के दावे पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। एक कार्यक्रम के दौरान केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले एक मुस्लिम व्यक्ति ने भारत माता की जय का नारा दिया था और जिस शख्स ने सबसे पहले ये नारा लगाया था उसका नाम अजीमुल्लाह खान था। दरअसल पिनराई विजयन ने ये बयान केरल के मल्लपुरम इलाके में दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ पार्टी की ओर से आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए विजयन ने आरएसएस पर और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करने वालों को भारतीय इतिहास के बारे में जानने की नसीहत दे डाली। साथ ही कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में दूसरे लोगों के साथ मुस्लिम लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आरएसएस के कार्यक्रमों में भारत माता की जय के नारे लगाने का जिक्र करते हुए पिनराई विजयन ने तंज कसा कि क्या उन्हें पता है कि सबसे पहले किसने ये नारा दिया था? क्या संघ परिवार को पता है कि उस व्यक्ति का नाम अजीमुल्लाह खान था? और क्या ये जानने के बाद संघ परिवार के लोग इस नारे का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे क्योंकि ये नारा एक मुसलमान ने दिया था? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि आबिद हसन नाम के एक पुराने राजनयिक ने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की हिमायत करने वाले संघ परिवार के नेताओं के ऐतिहासिक ज्ञान पर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी पिनराई विजयन के बयान का समर्थन करते नजर आए। सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है, ये उनके विचार करने की बात है कि ये सारे नारे उन लोगों ने दिए थे जिनके खिलाफ वो आज हर रोज कोई ना कोई बात बोलते हैं। वहीं बीजेपी ने पिनराई विजयन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया। ये सब भारत की एकता के प्रतीक थे, मगर सियासत के मकड़ जाल में इन लोगों ने इन चीजों को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भारत की एकता के प्रतीक उद्घोषों को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया। फिलहाल केरल के सीएम के बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और आने वाले वक्त में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशभक्ति से जुड़े नारे में हमें देश पर गर्व का अनुभव होता है। मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून भी पैदा होता है। भारत माता की जय नारा भी उन्हीं में से एक है। ये नारा आजादी की लड़ाई के दौरान काफी लोकप्रिय हुआ था। जानकारी के मुताबिक किरण चंद्र बैनर्जी ने भारत माता नाम से नाटक लिखा था और इस नाटक का सबसे पहला मंचन साल 1873 में हुआ था। दावा है कि इस नाटक में भारत माता की जय के नारे लगे थे। सन 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास के साथ ही उन्होंने पहली बार वंदे मातरम जैसा गीत देश को दिया। आजादी के आंदोलन के दौरान भारत माता की जय नारा काफी लोकप्रिय हो गया था, जबकि कुछ लोग भारत माता की जय नारा उर्दू में दिए गए नारे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का हिंदी रूपांतरण मानते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक अजीमुल्लाह खान ने यह नारा पहली बार दिया था, जिसका हिंदी रूपांतरण भारत माता की जय के तौर पर हुआ, जबकि जय हिंद नारा आबिद हसन सफरानी ने दिया था। और केरल के सीएम ने अजीमुल्लाह खान का जिक्र करते हुए दावा किया कि उन्होंने ही पहली बार भारत माता की जय के नारे लगाए थे। हालांकि इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अभी यह एक बात ये खड़ी की गई है कि नाना साहब द्वितीय के दीवान रहे अजीमुल्लाह खान ने भारत माता की जय नारे को क्वाइन किया था। एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जहाँ तक मेरी समझ है, जितना तथ्यों को और प्राथमिक स्रोतों को मैंने देखा है, मुझे कहीं ये क्वाइन किया है ऐसा नहीं दिखता। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोल्ड यानी सोना महिलाओं को सबसे प्रिय होता है, फिर चाहे वो सोने के गहने हो या सोने में निवेश। जी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंघवी ने सोने और चांदी में निवेश के कुछ बेहतरीन मंत्र दिए हैं, आप भी सुनिए। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाएंगी और पूछेंगी कि क्या खरीदूं, तो आमतौर पर आपको राय मिलेगी शेयर खरीदिए, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाइए, इक्विटी खरीदिए, यानी कि इनडायरेक्टली सेंसेक्स का मतलब स्टॉक मार्केट। लेकिन आपको तो पसंद है कुछ और, सोना, गोल्ड, राइट? तो आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च रखता हूं जो सारी महिलाओं के बड़ी काम की है। 1979 से लेकर 2024 यानी कि ये 45 साल की डेटा हमने निकाली है। अब आप सोचेंगे 1979 ही क्यों? जी हाँ, 1979 से सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी और जो शुरुआत का इसका लेवल था सेंसेक्स का वो था 100 का, और आज लगभग 72,500 के आसपास सेंसेक्स है, यानी कि तब से लेकर 45 साल में 725 गुना सोना हो गया। सोने का दाम 1979 में था 937 रुपये प्रति 10 ग्राम। आज ये दाम है 67,000 के आसपास, 66,000 के आसपास, यानी कि करीबन 67 गुना, 67 टाइम्स सोने ने रिटर्न दिया है। तो अगर आप सेंसेक्स और सोने में कंपेयर कर रहे हैं तो सोच लीजिए, सोने के मुकाबले में सेंसेक्स में कहीं ज़्यादा रिटर्न आया है। कहाँ सोना 67 टाइम्स बढ़ा है तो सेंसेक्स 725 टाइम बढ़ा है। अब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि हर साल सोना और सेंसेक्स रिटर्न अच्छे नहीं देते हो। 45 में से 35 साल सेंसेक्स का रिटर्न पॉजिटिव आया है, सोने का रिटर्न 37 साल पॉजिटिव आया है, लेकिन उसके बावजूद जब सेंसेक्स बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा और है पिछले 20 सालों का। यहाँ पर हुआ ये कि सेंसेक्स ने
कंपैरेटिवली उतने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए जितने सोने ने दिए। तो पिछले 20 साल में सोना और सेंसेक्स दोनों 11 गुना बढ़ा है। लेकिन अगर जितने लंबे समय में आप जाएंगे उतने लंबे समय में सेंसेक्स के रिटर्न बेहतर होंगे। तो महिला होने के नाते आपको गोल्ड पसंद है, सोना पसंद है, तो सोना तो आपके पास थोड़ा बहुत होना ही चाहिए और होगा भी, और आप लेंगी भी, छोड़ेंगी नहीं। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा पोर्शन आप इक्विटी मार्केट में भी डालिए। भले आप डायरेक्ट शेयर न खरीदें, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में SIP करें। ठीक उसी तरह से जैसे साल में आप 2 बार करते हैं ना, अक्षय तृतीया हुआ या धनतेरस के दिन साल में 2 बार आप सोना खरीदते हैं, ये क्या है? SIP ही तो है। उसी तरह से साल में 2 बार या महीने में, हर महीने, जैसा आपकी सुविधा हो, थोड़ा थोड़ा पैसा अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी लगाइए, ताकि एक और गोल्ड से आपको सेफ्टी मिले, दूसरी ओर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा आपके रिटर्न्स की बढ़ोतरी मिले। तो महिलाओं के लिए ये विशेष रिसर्च है जिसमें आपको सेंसेक्स या सोना में से अगर चुनना है तो बहुत लॉन्ग टर्म है तो सेंसेक्स, और अगर शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा थोड़ा दोनों। और इसी के साथ मैडम सर में आज के लिए बस इतना ही। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Zee News.